यस, वेलकम बच्चों लोग, वेलकम स्टूडेंट। तो माई सेल्फ टीडी वाघमोड़े थर्मोडायनेमिक सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो कुछ वर्कआउट किया था, ओके, बॉन्ड एंथैल्पीज वर्कआउट किया था, उसके कुछ इलिस्ट्रेशन वगैरह लिए थे। ठीक है, आज का जो सेशन है हमारा वो है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, तो अभी एक्चुअली इसके पहले मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड किया था। ठीक है, और जस्ट वहाँ पे चेयर पे जाके बैठा तो मैंने देखा कि यार माइक तो मैंने लगाया नहीं था। ओके, और फिर पूरा लेक्चर इतना बढ़िया लेक्चर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको डिलीवर करता था ना, तो वो लेक्चर बहुत ही बढ़िया होता है। फर्स्ट टाइम जो लेक्चर होता है ना किसी भी बैच के ऊपर, बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, मतलब हर सेशन कोई भी बैच के लिए फर्स्ट ओके बढ़िया डिलीवर हो जाता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि उसी एनर्जी से वही कंटेंट आपको इस सेशन के अंदर मिले। ठीक है, ठीक है, तो अभी ट्राई करता हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है कि मैं सेकंड सेशन जब देता हूँ वही टॉपिक, ओके, तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि इसके पहले मैंने इनको पढ़ा है, तो अभी थोड़ा सा कुछ नया, थोड़ा सा कुछ रिवीजन टाइप या इम्पोर्टेंट पॉइंट बताओ क्या। ठीक है, तो अभी वो तो अभी आप पे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर आप पकड़ के चलो। ओके, हेस लॉ के ऊपर आपका ऐसा माइंड में रख के मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे बात करते हैं बच्चों लोग। हेस लॉ, हेसेस लॉ भी बोलते हैं इसको, हेसेस लॉ, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हीट समेशन है, इसका मतलब थोड़ा सा पता चला होगा कि कुछ ना कुछ हीट की एडिशन होने वाली है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे ये जो लॉ है बच्चों लोग, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये जो लॉ है ये हम कहाँ पे देखते हैं। अभी लॉ है इसका मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक क्वेश्चन आपका लॉ के ऊपर बनना फिक्स है बच्चों लोग, कोई डाउट नहीं। एक क्वेश्चन फिक्स है लॉ के ऊपर। बहुत सारे लॉ है हर टॉपिक के अंदर, एक दो तीन चार लॉ तो है ही है। इसी टॉपिक के अंदर आप देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी का ये वाला लॉ, वो वाला लॉ, किसी साइंटिस्ट का नाम आ रहा है। ओके, तो बहुत सारे ये सब पार्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन फिक्स हो गया आपका। यस, तो अभी यहाँ पे इस हेसेस लॉ के अंदर क्या है बताता हूं। पहले हेसेस लॉ, आपको कोई एक केमिकल रिएक्शन है, वो ऐसा डायरेक्ट एक स्टेप के अंदर नहीं हो रही है। मतलब मान के चलो कि अभी ये जो है ए, इट गिव्स डी, ये रिएक्शन एक स्टेप के, एक ऐसा पॉसिबल नहीं है। ए टू डी जाना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं। चलो एक को हिट किया, डायरेक्ट डी मिल गया, ये यदि पॉसिबल नहीं है, और यहां पे उसका एंथैल्पी हमें निकालना है। ओके, ए टू डी का एंथैल्पी निकालना है हमें, तो फिर कैसे निकालेंगे हम ए टू डी की। अभी तो ये तो रिएक्शन ए टू डी हो ही नहीं रही सर, तो हम एंथैल्पी निकालेंगे कैसे। यस, मान के चलो अभी मैं आपको एक सीन बताता हूं कि अभी आपको आपके घर से आप दिल्ली आपका मेन ऑफिस है, काम करने का ठिकाने, और आपका घर यहाँ पे पटरी शाहपुरी। ओके, तो फिर यहां से आपको वहां जाना है, पहली बार जा रहे, ठीक है, तो फिर वहां पे जाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है ये आपको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली घर से दिल्ली के ऑफिस में तो डायरेक्टली कभी गए नहीं, या गए भी होगे तो डायरेक्ट कभी गए नहीं। ऐसा डायरेक्टली घर से कूदे और दिल्ली के ऑफिस में जाके टपके, ऐसा तो अभी किया नहीं। और कितना खर्चा आया, फिर देखा अरे ये तो एक्सपेरिमेंटली तो पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं यार, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। वैसे ही ये ए टू डी जाना पॉसिबल नहीं है बच्चों लोग, तो फिर एंथैल्पी कैसे निकालेंगे सर। तो डायरेक्टली घर से वहां पे जाना तो पॉसिबल नहीं है, कितना अभी खर्चा हो रहा है ये भी पता नहीं चलेगा जब तक हम नहीं जाएंगे वहां। तो फिर हमने किया क्या, कोई एक आदमी था कि वो अपने घर से, मतलब आपके नजदीक का कोई आदमी था, वो आपके घर से पूना जाता होगा, तो वहां जाने में उसका कितना खर्चा हो गया। ओके, कोई तो होगा पुणे से बॉम्बे जाना जाता होगा,
वहां से उसका कितना खर्चा हो गया, 2 स्टेप हो गया। तीसरा बात है कि कोई तो पुणे से बॉम्बे गया, उसका कितना खर्चा हुआ, और बॉम्बे से सीधा एरोप्लेन से दिल्ली पहुंचा, वहां से उसका कितना खर्चा हुआ। कोई तो होगा दिल्ली के जो आपका एरोप्लेन से निकला और सीधा आपका ऑफिस जाके पहुंचा, वहां पे उसका कितना खर्चा हुआ। तो ये सब आपका जो है वह आपके घर से पूना फर्स्ट स्टेप, वो एंथैल्पी कितनी थी, वहां पे कितना खर्चा हो गया। पूना से बॉम्बे, वहां पे कितना खर्चा हो गया, ये सब दोनों ऐड करेंगे। तीसरा, बॉम्बे से दिल्ली कितना खर्चा हो गया, और दिल्ली से आपका जो आपका एरोप्लेन से उतरने के बाद आपका जो गाड़ी से वहां तक जा रहे हैं वहां पे कितना खर्चा, ये सब खर्चा का एडिशन करना पड़ेगा। तो इक्वल टू आपको पता चलेगा कि आपको कितना खर्चा लगेगा। अरे ये और नो, आप तो वहां पे डायरेक्टली गए नहीं, फिर भी आप खर्चा निकाल सकते हैं कि कितना खर्चा हो सकता है यार मुझे उधर जाने में। पॉसिबल तो वहां तो आप डायरेक्टली गए नहीं, ऐसा सीधा कूद के वहां पे जाके गिरे, ऐसा तो आपने कभी किया नहीं। आप सीधा सीधा यहां से या आपको स्टेप के अंदर जाना पड़ेगा, कितना खर्चा हुआ, दोनों सब खर्चा का एडिशन करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा यहां से उधर जाने में आपका कितना खर्चा है। सेम फॉर दैट, सेम बात यहां पे ए टू डी पॉसिबल नहीं है, बट ए टू डी की एंथैल्पी हमें निकालनी है। यहां से दिल्ली के ऑफिस में जाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हमें खर्चा निकालना है, कितना आएगा। तो यहां पे बात क्या है बच्चों लोग, हमें जितने स्टेप फॉलो हुए उनकी एंथैल्पी देखनी पड़ेगी और वो सब ऐड करनी पड़ेगी। यहां पे हीट समेशन, ये नाम ध्यान में रखना, बात को समझो। यहां से इस रिएक्शन के अंदर ए टू डी ए रिएक्शन हो नहीं रही है बच्चों लोग, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, मान रहे इसको हो रही है, मान रहे हैं हमेशा जंप कर रहे उधर जा रहे, तो इतना खर्चा होगा। तो फिर यहां पे आप, बट क्या पॉसिबल है, पॉसिबल ये कि आप ए से बी पे तक गए, कितना खर्चा हुआ, बी वाला सीधा सी में गया, कितना खर्चा हो गया, सी वाला सीधा डी में गया, कितना खर्चा हुआ। तो यहां पे ये जो एंथैल्पी है H1, इसको एंथैल्पी H2, यहां पे एंथैल्पी H3, तो यहां पे सीधा सीधा हो जाएगा फर्स्ट एंथैल्पी प्लस सेकंड एंथैल्पी प्लस थर्ड एंथैल्पी। यस, अरे मान रहे कि नहीं मान रहे बच्चों लोग, सो गए, नहीं सो गए, नहीं सो गए तो इधर ध्यान दो। यस, तो अभी ये आपको ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन ये डायरेक्ट नहीं हो रही है, एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं दी नहीं है हमें। तो फिर यहां पे ये इक्वेशन को हमें बनाना है। तो अभी यहां पे हमारे पास 3 इक्वेशन है, ए टू बी, उसकी एंथैल्पी है H1, दूसरा इक्वेशन है बी टू सी, उसकी एंथैल्पी है H2, और तीसरी रिएक्शन है सी टू डी और उसकी एंथैल्पी है आपके पास H3। X Y Z, तो फिर यहां पे हमें B कटेगा, C कटेगा, A टू D आपका चलेगा। एंथैल्पी कितनी आएगी, यहां पे एंथैल्पी 1 प्लस एंथैल्पी 2 प्लस एंथैल्पी 3, X प्लस Y प्लस Z। तो यहां पे क्या हो जाएगा, X प्लस Y प्लस Z। ये एंथैल्पी लगेगी सर A टू D जाने में। निकाली कि नहीं निकाली, अरे निकाली कि नहीं निकाली। तो हवा हवा जाने की जरूरत है क्या, डायरेक्टली नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तभी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि यहां पे 2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट गिव्स यहां पे CH3 COH, इसका आपको फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बच्चों लोग, एक्सपेरिमेंटली इसको हम कर नहीं सकते, फिर भी इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने लिखी है। यस, लिखी कि नहीं, फिर भी इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखी हमने। तो इसका मतलब है यहां से सीधा ऐसा नहीं कि 2 मोल कार्बन 2 मोल ऑक्सीजन, यहां पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस यहां पे ऐड कर दिया, सीधा हो गया एसिटिक एसिड तैयार, नहीं,
बिल्कुल नहीं। जैसे कि यहाँ पे सीधा ए को डिकम्पोज किया, अभी डी मिल गया, बिल्कुल नहीं। किसी स्टेप के अंदर वो आपको एंथैल्पी मिलेगी ओवरऑल, मतलब कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, ऐसा बहुत सारे स्टेप के अंदर आपको एसिटिक एसिड मिल गया। तो आपको फिर ओवरऑल अभी यहाँ पे देखो ना, आपका ए बच रहा है और डी बच रहा है, तो यहाँ पे ए टू डी, वैसे ही यहाँ पे आपका ओवरऑल कार्बन बनेगा, बचेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर आपका ये बनेगा। समझ रहे आप? यस। तो हिसेस लॉ जो है वो आपको कैसा अप्लाई करना है, आपको कुछ एक दो एग्जांपल है, तो पहले तो स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। यस। अभी आपको और एक रिएक्शन देता हूं, आप समझ जाएंगे तुरंत। ओके, एक एग्जांपल देता हूं आपको, तुरंत समझ जाएंगे आप। ठीक है, चलो। अभी यहां पे मेरे पास है हाइड्रोजन गैस, 2 मोल हाइड्रोजन गैस आपको लेना है और 1 मोल नाइट्रोजन गैस लेना है। ओके, ये जो है यहाँ पे आपको ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, यहाँ पे जो रिएक्शन का है वहां पे आपको एक इंडिविजुअल स्टेप की लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है हमें, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज। ठीक है, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन। ओके, ओवरऑल जो एंथैल्पी का चेंज है, ओके, फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। ओके, जो भी आपकी इंडिविजुअल स्टेप है बच्चों लोग, ओके, तो इंडिविजुअल स्टेप की आपको एंथैल्पी ऐड करनी है इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेप के अंदर की एंथैल्पी आपको ऐड करनी है, आपको यदि ओवरऑल एंथैल्पी चेंज निकालना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक रिएक्शन कंसिडर करो कि यहाँ पे एक रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ओके, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया आप सिंथेसिस करने वाले हैं गैस फॉर्म में। ठीक है, अभी अमोनिया का फॉर्मेशन करने वाले, तो चलो डाल दिया हाइड्रोजन गैस, चलो सीधा है सर, क्या आप इतना क्यों पढ़ा रहे हैं सर, सीधा है हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस ला लो और फटाक सा हो जाएगा रिएक्शन सर। यस, 3 मोल ऑफ H2 इट गिव्स 1 मोल ऑफ N2, इट गिव्स 2 मोल ऑफ N2, 2 मोल ऑफ NH3, तो हो गया ना सर रिएक्शन। क्या रॉकेट साइंस क्यों लगा रहे, क्यों पढ़ा रहे आप? ओके, तो यहाँ पे ये जो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है बच्चों लोग, ये 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। ओके, 2 स्टेप, पहली स्टेप ऐसे ही, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं स्टेप नंबर 1, तो यहाँ पे आपका है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, इट गिव्स, यहाँ पे आपका पहला तो बनता है N2H4 गैस। अरे यहाँ पे जो आपकी एंथैल्पी है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लगभग 92.4 किलोजूल, इतना एनर्जी देना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है। ओके, मतलब N2H4 1 मोल को बनाना है तो आपको इतना एनर्जी हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस को देना पड़ेगा। यस, अभी हुआ क्या, आपका स्टेप 1 के अंदर N2H4 तो बन गया गैस, कितने मोल से? 2 मोल हाइड्रोजन गैस, 1 मोल नाइट्रोजन गैस से। अभी बात क्या है बच्चों लोग, स्टेप नंबर 2 के अंदर यहां पे आपका 1 मोल हाइड्रोजन गैस और आपका 1 मोल ऑफ N2H4, ये आपका यूज हो गया, ये यहां पे जो फॉर्म हुआ था यहां पे वो तुरंत यूज हो गया। तो क्या हो गया बच्चों लोग, यहां पे आपका 2 मोल ऑफ अमोनिया बन गया, तो ये गैस है, तो यहां पे भी स्टेट लिखता हूं, और यहां पे अमोनिया फॉर्मेशन के टाइम पे आपका ये जो रिएक्शन हो गया, तो अमोनिया बनते टाइम आपकी लगभग -187.2 किलोजूल की एनर्जी रिलीज होगी। यस, अभी ये 2 स्टेप से हमें ये पता चल रहा है बच्चों लोग कि अभी आपका यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वो आपका हाइड्रोजन गैस के साथ फिर से आपका अमोनिया बना रहा है,
फिर से मतलब यहाँ पे बना रहा है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो बन रहा था यहाँ पे वो डिकम्पोज हो रहा है, खत्म हो गया। अभी बचेगा क्या आपका, यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। यस, यहाँ पे आपका 1 मोल ऑफ N2 गैस। इट गिव्स यहाँ पे आपका क्या बचा है, 2 मोल ऑफ NH3 गैस। और यहाँ पे आपका एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन है, तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप का और सेकंड स्टेप का आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल एंथैल्पी का पता चलेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट प्लस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकंड। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा बच्चों लोग 92.4 प्लस माइनस 187.2 किलो जूल आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप लगभग कैलकुलेट करो बच्चों लोग, यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिलेगा कुछ 92.2 के आसपास। सॉरी, यहाँ पे 95 है बच्चों लोग। हाँ, यहाँ पे आपको पहली जो एंथैल्पी मिल रही है 95 है, ठीक है। तो यहाँ पे 95 और यहाँ पे आपको 92.2 किलो जूल के आसपास मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया बच्चों लोग कि आपको ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया, मतलब आपका ओवरऑल जो इक्वेशन था इसको बनाने में आपको, तो यहाँ पे ये बच्चों लोग ध्यान में रखना है, ये आपका अमोनिया की एंथैल्पी है, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब बोल सकते हैं बच्चों लोग इसको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब बोल सकते हैं, जब इसका 1 मोल, मतलब इसको डिवाइड करो 2 से, इसको डिवाइड करो 2 से, इसको डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 2, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों लोग अमोनिया का स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे ये डिवाइड बाय 2 करो, तो यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर कुछ ना कुछ आएगा 45 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ तो आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्यों बोलना है, क्योंकि यदि आप इसका 1 मोल बोलेंगे तो फॉर्मेशन बिल्कुल बोल सकते हैं, ये तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल आई, बट 1 मोल के लिए आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकलना है, आपको यहाँ पे जो एंथैल्पी आई है ये 2 मोल फॉर्मेशन, यहाँ पे 2 मोल अमोनिया के लिए आई है, आपको 1 मोल अमोनिया के लिए निकलना है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हमें डिवाइड बाय 2 करना है, तो यहाँ पे 45 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ तो आएगा। यस, तो देखो यहाँ पे पहले तो फोकस आपको एसएस लॉ कांस्टेंट हीट समेशन पे करना है, और फिर यहाँ पे यदि कोई अगल बगल में क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे उसको भी ध्यान देना है। यस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसी के अंदर कैसे पूछा जाएगा, तो आपको ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिए फॉर 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट है। यस, समझ में आ गया बच्चों लोग, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वर्कआउट करना है, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वर्कआउट करते हैं अभी एसएस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पे। यस, तो अभी डायरेक्ट तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी बिल्कुल बच्चों लोग, फिर भी हमने एंथैल्पी निकाली, ठीक है। तो यस, ध्यान में रखना है। अभी बार बार चेक करना पड़ रहा है कि वॉइस जा रहा है नहीं जा रहा है, सेल खत्म हो रहा है नहीं खत्म हो रहा है, ओके, लगाया है नहीं लगाया है चलो अभी कुछ क्वेश्चन करवा के लेते हैं बच्चों लोग, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक के कुछ लॉ है एंट्रोपी के, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे बात करेंगे बच्चों लोग यस, चलो अभी मेरे साथ लिखो सब लोग, ठीक है। लिखो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड enthalpy of reaction of the reaction, ठीक है, 2Fe solid plus 3/2 O2
गैस, इट गिव्स Fe2O3 सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिया है, गिवन डाटा दिया है, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस Fe2O3 सॉलिड। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ Fe सॉलिड प्लस Al2O3 सॉलिड, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है आपका -847, यहाँ पे 0.6 किलो जूल। ठीक है, यस। तो अभी दूसरा रिएक्शन है हमारे पास, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड, यहाँ पे 3/2O2 गैस, और यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है Al2O3 सॉलिड, और एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन है वो हमें देख के रखा है -1670 किलो जूल, मतलब 1670 किलो जूल। और यहाँ पे हमें एंथैल्पी निकालनी है इस रिएक्शन की, एंथैल्पी हमें निकालनी है। यस, इस रिएक्शन की हमें एंथैल्पी निकालनी है। यस बच्चों लोग, तो अभी क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे सर, हेल्प करो थोड़ी सी। ओके, तो चलो अभी हेल्प तो करना ही पड़ेगा बच्चों लोग। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे तो हेल्प तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यस। तो अभी आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है आपको। ये जो इक्वेशन है, अभी ये तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। 2 मोल ऑफ Fe, 3/2 मोल ऑफ O2 डाल दिया, मिक्सचर किया तो आपको Fe2O3 बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो आपको मिलेगा, बट कुछ ना कुछ आपको उसकी स्टेप करनी पड़ेगी, 1 2 3 कुछ भी स्टेप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारे लिए एक स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, हमारे लिए ये जो है बच्चों लोग, ये स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पहले तो आपको स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन या तो बनाना आना चाहिए, नहीं तो दिया है तो बहुत सोने पे सुहागा है। ओके, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों लोग। यहाँ पे Fe सॉलिड लिखता हूं, यहाँ पे 3/2O2 इट गिव्स Fe2O3, और इसका एंथैल्पी हमें निकालना है। यस, अभी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन को ब्रैकेट कर दो। ओके, अभी मेरे पास जगह कम है तो मैं ब्रैकेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं। यस, अभी मैं क्या करता हूं बच्चों लोग, दोनों इक्वेशन को जो गिवन दे देख लेता हूं इसको एक बार कि Fe2O3 है कहां पे। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट साइड में Fe2O3 दिख रहा है स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर, और गिवन इक्वेशन के अंदर यहाँ पे वो रिएक्टेंट के अंदर है। तो चलो अभी इक्वेशन 1 को रिवर्स कर देते हैं। यस, तो इक्वेशन नंबर 1 रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगी। यस, यदि आपको जरूरत पड़ती है कि आपको कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए या डिवीजन वाला फैक्टर चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो इस वैल्यू को भी वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जो इक्वेशन के अंदर यूज किया है। जो डिवीजन वाला फैक्टर है तो वही डिवीजन वाला फैक्टर यहां पे यूज करो। यस, तो यहां पे समझना क्या है बच्चों लोग, इस रिएक्शन के अंदर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन को समझना पड़ेगा कि वहां पे कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है। तो जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर आपको उसको देखना है, ढूंढना है, और उसी हिसाब से अरेंज करना है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर है। तो चलो अरेंज करते हैं। ये जो यहाँ पे जो है Fe2O3 जो हमें स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट के अंदर दिख रहा है, और ये गिवन इक्वेशन के अंदर और रिएक्टेंट के अंदर है। चलो इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स करते हैं और उसको इक्वेशन नंबर 3 नया नाम देते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन के अंदर क्या करूंगा, रिवर्स इक्वेशन नंबर 1, ओके, एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर उसको ऐड करेंगे। अभी आप बोलेंगे सर आपने तुरंत क्यों बोल दिया ऐड करेंगे।
अरे भाई साहब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी चाहिए ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपको ऑक्सीजन मिल रहा है रिएक्टेंट साइड में, या स्टैंडर्ड लिक्विड इक्वेशन के अंदर भी रिएक्टेंट के अंदर है, तो रिएक्टेंट के अंदर 3/2 O2 कहां पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है, कोई भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा है, तो ऐड करना है। चलो अभी पहले तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स करके उसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूं। तो इक्वेशन जो 1 है वो आपका अभी इक्वेशन नंबर 3 बन गया रिवर्स करने के बाद। हाँ, अभी रिवर्स किया हुआ इक्वेशन को लिखता हूं, 2 मोल ऑफ एपी सॉलिड यस प्लस 1 मोल ऑफ Al2O3, ये सॉलिड है, इट गिव्स यहां पे आपका 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, यहां पे वो सॉलिड है, प्लस यहां पे Fe2O3, ये सॉलिड है, तो यहां पे आपका जो एंथैल्पी है, यहां पे जो एंथैल्पी है रिएक्शन की वो रिवर्स करनी पड़ेगी बच्चों लोग, प्लस 867.6 किलो जूल, और इसको हमने नया इक्वेशन दिया है इक्वेशन नंबर 3 कि जो इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स करके आया है। अभी इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, को जो एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। क्या है, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, Al2O3 सॉलिड है, यहां पे आपको जो एंथैल्पी है एज इट इज लिखना है, तो क्या है एंथैल्पी, -1620 किलो जूल। यस, तो चलो भाई साहब अभी यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो एल्यूमिनियम हमें यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे वही अमाउंट में यूज होना चाहिए, तो हमें स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर तो कहीं एल्यूमिनियम दिख नहीं रहा है, तो दोनों इक्वेशन के अंदर आपको एल्यूमिनियम का कैंसिल होना फिक्स है। तो अभी बच क्या रहा है, यहाँ पे हमारा बच क्या रहा है, ये भी आप यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे फॉर्म हुआ है, मतलब जितना यूज किया था उतना ही फॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब है उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, 2 मोल ऑफ एपी सॉलिड प्लस यहाँ पे आपका सीधा हो जाएगा 3/2 O2 गैस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग बोलो, यहाँ पे आपका Fe2O3, और कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। चलो तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे, पहली एंथैल्पी जो आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर लिखी है तो हो जाएगी +867.6, और दूसरी जो है -1620, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ओवरऑल आपका निगेटिव आएगा, ठीक है, ये छोटी पॉजिटिव है बड़ी निगेटिव है, ठीक है। तो लगभग ये आंसर मेरा आ रहा है किसके पास, 822.4 किलो जूल के आसपास आ रहा है, ठीक है, ये आ गया आंसर, यस -822.4 किलो जूल इतना एंथैल्पी आ रहा है। यस बच्चों लोग, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे जोर से बोलो, जय माता दी, अरे यस और नो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, तुक्का नहीं लगाना है एग्जाम में, कैलकुलेशन करना है। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना पूरा, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, फटाक से एक स्क्रीनशॉट मारो, लिखो नोटबुक के, फटाफट फटाफट करो यार। चलो अभी यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं,
यस चलो अभी क्वेश्चन लिखना है मेरे साथ। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहां पे रिएक्शन है SiO2 सॉलिड प्लस 3 ग्राफाइट, इट गिव्स यहाँ पे SiC सॉलिड प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, और फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, यहां पे पहली रिएक्शन आपको ऐसे दी है, Si सॉलिड प्लस O2 गैस। यहां पे आपको SiO2 सॉलिड, और यहां पे उसका जो एंथैल्पी है, यहां पे लिखता हूं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, वो आपको -911 किलो जूल के आसपास मिल रहा है। ठीक है, और ये जो दूसरा इक्वेशन है 2 कार्बन, और कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रॉप है? ग्राफाइट। हाँ, डायमंड बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो जब भी कार्बन की बात आएगी तो ग्राफाइट लिखना है ऑलवेज, डायमंड तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि डायमंड यूज करेंगे तो लोग पागल बोलेंगे। ठीक है, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन के लिए डायमंड यूज करना मतलब एक अजब गजब रिएक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा है आपका सिलिकॉन, और वो है सॉलिड स्टेट में, और सी आपका है ग्राफाइट। ठीक है, यहाँ पे है आपका SiC, और ये सॉलिड है, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन है -65.3 किलो जूल है। ठीक है, यस चलो अभी रिएक्शन आपके पास स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सा है? यस, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल कैलकुलेट करना है यार। ओके, अभी ये हमारे लिए स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सबसे पहले आपको गिवन के अंदर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन नाम डालना है और इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, अभी जगह कम होने के कारण मैं यहाँ पे डाल नहीं रहा हूं। ठीक है, आपको डालना है। अभी यहाँ पे हमें क्या क्या है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर एक बार चेक करना है। सिलिकॉन ऑक्साइड, दिस इज द नेटवर्क सॉलिड। अरे है क्या नहीं? ये नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है। सिलिकॉन कार्बाइड नेटवर्क सॉलिड है, तो दो नेटवर्क सॉलिड इस एग्जांपल के अंदर आ रहे हैं। एग्जांपल को फोकस करना है थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कॉलन नेटवर्क सॉलिड है ना ये। ओके, तो नहीं तो रॉकेट साइंस वाले बच्चे सिलिकॉन और कार्बन के बीच सर 4 बॉन्ड है क्या? नहीं, 4 बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल ही बॉन्ड है। खाली सिलिकॉन कार्बन बहुत सारे ऐसे बॉन्ड है। ओके, चारों तरफ से सिलिकॉन को घेरा हुआ है कार्बन ने। ठीक है, और कार्बन को चारों तरफ घेरा हुआ है सिलिकॉन ने। ओके, तो यहाँ पे भी आपका सिलिकॉन ऑक्साइड के अंदर भी आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन ये बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वहाँ पे, और सब नेटवर्क वहाँ पे जॉइंट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अभी वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर आपको SiO2 कहाँ पे मिल रहा है? गिवन इक्वेशन के अंदर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। यस, कितना मोल है वहां पे? 1 मोल। यहाँ पे भी कितना मोल है? 1 मोल। तो इस इक्वेशन को रिवर्स करना है और कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। यस, तो अभी इक्वेशन 1 को रिवर्स होना फिक्स है। हमारे पास कितने इक्वेशन है? 1 2 3। ये इक्वेशन 1 को रिवर्स करके इक्वेशन नंबर 4 लिखना है। यस, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 को रिवर्स करना है।
रिवर्स करना है और उसको एक नया नाम देना है, देन फॉर्म इक्वेशन 4, उसका इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, अभी कुछ इक्वेशन आपको जरूरत है क्या, कार्बन ग्राफाइट 3 मोल चाहिए, तो यहाँ पे 2 मोल पहले से, यहाँ पे 1 मोल, तो चलो 3 मोल हो गए, तो ये और ये एडिशन पक्का है। इसको रिवर्स करके तीनों इक्वेशन ऐड करना है, इसका ओवरऑल मीनिंग ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 को, मतलब इक्वेशन नंबर 1 का जिसका इक्वेशन नंबर 4 बना है, रिवर्स होके। ठीक है, अभी रिवर्स किया है, इसका मतलब ये साइन भी आपका नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान में रखना है। चलो अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स किया, 4 इक्वेशन बना, उसको पहले लिखते थे, यहाँ पे रिवर्स करना है, मतलब SiO2 आपका बनेगा रिएक्टेंट और उसका बनेगा आपका सिलिकॉन कार्ब सॉलिड और यहाँ पे आपका O2 गैस, और उसका जो एंथैल्पी है वो है आपका प्लस 911 किलो जूल, 911 किलो जूल। यस, अभी इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अभी इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज लिखना है। क्या इक्वेशन नंबर 2 मोल ऑफ कार्बन, कौन सा फॉर्म है, ग्राफाइट, जो भी कुछ है वो वहां पे एज इट इज लिखना है बच्चों लोग। फॉर्म लिखना बहुत जरूरी है, मतलब उसकी स्टेट यहाँ पे गैस है। ठीक है, तो मेंशन जरूर करना है इस लॉ के अंदर, कोई भी स्टेट मेंशन नहीं की जाती तो आपको वहां पे बोर्ड सिलेबस के अंदर कुछ भी मार्क नहीं मिलेंगे, एंट्रेंस के अंदर भी यहाँ पे गलती होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे एज इट इज आएगा बच्चों लोग, -221 किलो जूल। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, वही वैल्यू है। ठीक है, हाँ यस। इक्वेशन नंबर 3 देखना है, एज इट इज आएगा वो भी, सिलिकॉन सॉलिड प्लस कार्बन, कौन सा फॉर्म है, कौन सा एलोट्रोप है, ग्राफाइट। ओके, क्या मिला है, सिलिकॉन कार्बाइड, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना लिखना है आपको, कितना दिया है, -65.3 किलो जूल। यस, तो अभी यहाँ पे तीनों इक्वेशन हो गए। यस, मतलब रिवर्स होके 4th इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, अभी तीनों को ऐड करना है। चलो अभी यहाँ पे फटाक से ऐड करो, फटाक से ऐड करो। अभी क्या है, बात क्या है बोलो, यहां पे बात यह है कि आपको क्या क्या कट रहा है। पहले देखो, यहां पे प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म है, यहां पे यूज है, चलो कट गया ऑक्सीजन। यस, अभी यहां पे सिलिकॉन का फॉर्मेशन है सॉलिड स्टेट में, यहां पे भी सिलिकॉन का यूज है सॉलिड स्टेट में, तो ये भी कट गया। अभी आपका क्या बचेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में बच रहा है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ ग्राफाइट, यहाँ पे 1 मोल ऑफ ग्राफाइट, तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ कार्बन ग्राफाइट। यस, और यहाँ पे आपका बन के आ रहा है बच्चों लोग, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यस, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, यस, कार्बन ग्राफाइट नहीं है बच्चों लोग, यहाँ पे C2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस स्टेट में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस स्टेट के, प्लस यहाँ पे आपका सिलिकॉन कार्बाइड सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगी। अभी ये तीनों एंथैल्पी को ऐड करना है, तीनों इक्वेशन को ऐड किया तो यहाँ पे पूरा एंथैल्पी ऐड होना है, यहाँ पे आएगा +911 प्लस -221 प्लस -65.3, तो ये पूरा ऐड करके आपका पूरा जो कैलकुलेशन आ रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इज 624 किलो जूल। यस, तो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर है वो 624 किलो जूल के आसपास आंसर आ रहा है, और यहाँ पे यस प्लस आएगा। ठीक है, यस बच्चों लोग सो गए, हाँ ठीक है, फाइनल आंसर आ गया हमारा परफेक्ट। 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना है, 1 मोल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड भी बना है, और पूरा रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो बोलो अभी हमारे तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया और एंथैल्पी भी आ गई। यस, और ये डायरेक्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं कि चलो आपने 3 मोल कार्बन ग्राफाइड और 1 मोल SiO2 डाल दिया तो चलो आपका 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 मोल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड बन गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है एक स्टेप के अंदर।
यस। तो कोई भी रिएक्शन एक स्टेप के अंदर खत्म नहीं होती बच्चे लोग। यहाँ पे आपको मतलब बहुत थोड़ी रिएक्शन है कि आपको एक स्टेप के अंदर, मतलब ये वाली रिएक्शन एक स्टेप के अंदर, ओके। और ये वाली जो रिएक्शन है मल्टीपल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। यस, तो आपको पता चला होगा बच्चों लोग कि यहाँ पे आपको हेस लॉ कैसे अप्लाई करना है। अभी मेरे पास टाइम है और तो कुछ क्वेश्चन इसके पहले बचे हैं, उसको वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो यस, क्वेश्चन हम लेते हैं। तो अभी लिखना है तो लिखो, पहले इसको कंप्लीट करो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बचे थे हमारे, 2 क्वेश्चन बचे थे, अभी टाइम बचा है इसलिए इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, पहले इसको रब कर देता हूँ। अभी हो गया ना आपका? यस बच्चों लोग, हो गया ना? यस, पूरा समझ में आया है कि नहीं आया? ठीक है, अभी नए लेक्चर के अंदर हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ओके, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब बातें देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब लगभग हमारे 2 सेशन और चलेंगे, ठीक है, 2 सेशन चलेंगे हमारे, और वहाँ पे आपके क्वेश्चन भी वर्कआउट हो जाएंगे और पूरा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2 सेशन, ठीक है। यस, चलो अभी यहाँ पे बात करते हैं बच्चों लोग, कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा पिछला वाला जो पार्ट है वो भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, और टाइम भी है हमारे पास, ठीक है। चलो, डेल्टा एच फॉर रिएक्शन, डेल्टा एच फॉर रिएक्शन, आपको डेल्टा एच रिएक्शन का निकालना है, और आपके पास रिएक्शन है 2 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड और प्लस 3 मोल ऑफ H2 गैस है, और यहाँ पे जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो है C2H6 गैस, और इसका जो एंथैल्पी है, ठीक है, इज आपको दिया है -84.4, मतलब यहाँ पे आपको डेल्टा एच दिया है यार, ओके, डेल्टा एच दिया है किलो जूल में, ठीक है, किलो जूल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर रिएक्शन, ओके, कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको टेम्परेचर को तो बिल्कुल चेंज नहीं करना है यार, और आर है आपके पास 8.314 ये जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। यस, अभी यहाँ पे करना क्या है बच्चों लोग, आपको डेल्टा यू निकालना है, ओके। और इसके जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम है यार, शीट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है, वर्कआउट करके दिया है मैंने ऑलरेडी, इसका रिकॉर्डिंग कंप्लीट किया है शीट का, ठीक है। एक बार आप चैनल पे जाके देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसके ऊपर रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो यस, अभी पहले तो आपको रिएक्शन के अंदर आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है, डेल्टा एच आपको दिया है, कितना दिया है, -84.4 किलो जूल, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और डेल्टा आपको आर भी दिया है किलो जूल के अंदर, यहाँ पे दिया है, आर को भी किलो जूल के अंदर ही लिखना है, ठीक है। ये जूल पर केल्विन पर मोल है ना, तो इसको किलो के अंदर कन्वर्ट करो, ठीक है, किलो जूल पर मोल
पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, अभी यहाँ पे डेल आर हो गया। अभी इस रिएक्शन के अंदर हमें डेल्टा यू निकालना है बच्चों लोग, हाँ, और वो भी हमारा किलो जूल के अंदर ही निकल आएगा। यस, अभी यहाँ पे आपका टेम्परेचर पहले लिखता हूं, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो चलो अभी इसको केल्विन के अंदर करते हैं। 273 प्लस 25 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 298 केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर आ गया, आर आ गया, आपका डेल्टा एच आ गया। तो डेल्टा यू निकालने में क्या परेशानी है? अभी बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ पे रिएक्शन को समझते हैं। अभी यहाँ पे रिएक्शन, अभी हमें डेल्टा एन को निकालना है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऐसा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन, गैस का निकालना है आरटी। यस, तो डेल्टा एन को कैसे निकालेंगे? डेल्टा एन भी आपको निकालना है। तो यहाँ पे N2 गैस माइनस N1 गैस। यस, तो फाइनल गैस कौन है? 1 मोल। इनिशियल कौन है? यस, गैस लेना है बच्चों लोग, सॉलिड लिक्विड बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, वहां पे आपका डेल्टा एन आपका 0 हो जाता है, मतलब वॉल्यूम आपका चेंज कुछ नहीं होता है वहां पे। तो यहाँ पे आप बोलेंगे क्या N1 आपका 3 है, तो यहाँ पे चेंज कितना आएगा गैस का? गैस के मोल का चेंज निकाल रहे हैं, तो ये आएगा -2। ठीक है, तो डेल्टा एन माइनस आ रहा है, इसका मतलब है डेल्टा यू की वैल्यू ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए -2 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल में। आर क्या हो गया? टेम्परेचर आपको केल्विन में डालना है 298, इसको अप्रोक्सीमेटली 300 पकड़ के चलो। डेल्टा यू को निकालना है और डेल्टा एच को दिया गया है कितना? -84.4। यस, तो चलो अभी इसको इधर लेके आओ, या इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके आओ। ठीक है, कोई भी एक कैलकुलेशन करो और यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा -84.4 और ये सब आपकी प्लस हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करो, इसको 300 पकड़ो, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी। ठीक है, अभी मेरे पास तो कैलकुलेशन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन आपका आ रहा है -2 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298। तो ये कैलकुलेशन आप करो, डेल्टा यू इज इक्वल टू आएगा इसके आसपास -79.44 किलो जूल। ठीक है, तो इसमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? ओके, यहाँ पे आपका इंटरनल एनर्जी का जो है वो आपका देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा लॉस है, यहाँ पे कम लॉस है। ठीक है, लॉस वहाँ पे डेल्टा एच का ज़्यादा है। ठीक है, तो यस बच्चों लोग, डेल्टा यू निकल आया? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कआउट करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कआउट करना है। यस बच्चों लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कआउट करना है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कआउट करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन गैस के नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस है, फाइनल गैस के नंबर ऑफ मोल माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मोल, इनका डिफरेंस। आर की वैल्यू सही ठिकाने पे लगाना है। कई बार आपको आंसर किलो जूल में लाना पड़ता है, बच्चों लोग जूल की वैल्यू डाल देते हैं, तो बिल्कुल गलती नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी आपको, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चों की यूनिट कन्वर्जन के अंदर हो जाती है। सब कैलकुलेशन फटाफट फॉर्मूलीज वगैरह होती है, बट आपको आर की वैल्यू 8.314 ये जूल के अंदर होती है, किलो जूल के अंदर होती है, बच्चों को यही पता नहीं होता है। कैलोरी के अंदर भी निकालना होता है और के अंदर भी निकालना होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा संभाल के करना है बच्चों लोग। ठीक है, कि आपको अर्क के अंदर निकालना है या किलो जूल के अंदर निकालना है, कैलोरी के अंदर निकालना है, क्योंकि आप ये सब यूनिट एनर्जी के बच्चों लोग, या आपको लीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर निकालना है। एटमॉस्फेयर प्रेशर लीटर, ये भी आपका है एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, वर्क डन के अंदर हमने देखा है। चलो अभी यहाँ पे आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो फिर यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन लिखो, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलोजूल of heat is released by the system and 6 kilojoule of work done on system. Determine the delta H. And delta U. ठीक है, अभी आपको डिटरमाइन करना है डेल्टा H डेल्टा U. यस, तो अभी कैसे करेंगे बच्चों लोग, बोलो. इन पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलोजूल हीट इज रिलीज. आपको हीट का लॉस हुआ है बच्चों लोग, तो यहां पे हीट का लॉस हुआ है रिलीज बाय सिस्टम, मतलब सिस्टम ने हीट को लॉस किया है, मतलब Q इज इक्वल टू माइनस है. Q इज इक्वल टू आपका माइनस है कितना, 2 किलोजूल का. यस, और क्या हो गया, 6 किलोजूल ऑफ वर्क डन ऑन सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर वर्क हो गया. तो कितना वर्क हो गया, अभी सिस्टम के ऊपर हुआ है, मतलब यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, मतलब प्लस साइन लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे हो गया 6 किलोजूल. यस, और आपको पूछा क्या है, डेल्टा H एंड डेल्टा N, डेल्टा H एंड डेल्टा U निकालना है आपको. यस, तो अभी यहाँ पे कैसा कैलकुलेशन करेंगे, बोलो. यस, बोलो. अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा, यस, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W है क्या नहीं. यस, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल Q प्लस W, तो यहाँ पे डेल्टा U आएगा. तो डेल्टा U आएगा, तो यहाँ पे Q कितना है, -2 किलोजूल, W कितना है, +6 किलोजूल. तो यहाँ पे आपका डेल्टा U कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 4 किलोजूल. तो ये आ गया आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी. यस, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया बच्चों लोग. तो यहां पे हम बात करेंगे क्या, कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, आपका हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, यस बच्चों लोग, एक QP को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H बोलते हैं कि नहीं. यस, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा H बोलते हैं कि नहीं. तो यहां पे हुआ क्या है, इन पर्टिकुलर रिएक्शन, एक रिएक्शन के अंदर 2 किलोजूल की हीट रिलीज हुई है बाय सिस्टम. तो यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन चल रही होगी ना बच्चों. रिएक्शन चल रही है, कोई एक कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही है, और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे एक हीट रिलीज हो रही है. तो वही हीट आपकी एक क्या हो जाएगी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी है कि नहीं. तो यहाँ पे बोलो क्या आएगा, -2 किलोजूल. ये आपकी क्या आएगी बच्चों लोग, एंथैल्पी आएगी कि नहीं, चेंज इन एंथैल्पी आएगी कि नहीं. तो बोलो यहाँ पे डेल्टा H कितना है और डेल्टा U कितना है. डेल्टा H है आपके पास -2 किलोजूल और डेल्टा U है आपके पास 4 किलोजूल का. यस, समझ में आ गया बच्चों लोग, वर्क कितना है, डेल्टा U कितना है, डेल्टा H कितना है. यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आज के सेशन के अंदर कंप्लीट हुआ है बच्चों लोग. ओके, लगभग 1 घंटे तक लेक्चर हमारा हुआ है, और पिछले वाला भी क्वेश्चन को कंप्लीट किया है. और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया पार्ट चालू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर का. एंड अभी यहाँ पे इसके बाद 2 ही सेशन चलेंगे बच्चों लोग. ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. चलो बाय बच्चों लोग.